दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जनसंख्या वृद्धि को लेकर के। भारत की जनसंख्या 2023 में चीन से भी आगे हो जाएगी। भारत विश्व का नंबर 1 देश हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि के मामले में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत बन जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि हम ये कह रहे हैं, जिस प्रकार से चीन ने पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी को अपनाया था, उसने कानून बना दिया था कि आप एक बच्चे से ज़्यादा नहीं रख सकते, आप केवल एक बच्चे को ही रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम जो है इस प्रकार का कानून अपने देश में नहीं बनाना चाहते। हम कह रहे हैं कि हम बिना पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी को लाए ही अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। हमें हमारे देश में पॉपुलेशन कंट्रोल की पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है, तो आखिर भारत को क्या करना होगा। अभी हाल ही में विश्व का क्या सिनारियो चल रहा है, भारत की जो जनसंख्या है लेवल बाय लेवल, स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से जब भारत आज़ाद हुआ था तो तेज़ी के साथ में धड़धड़ाते हुए बढ़ी है। आज आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पर जो जन्म दर है वो तो खैर कम हुई है आज़ादी के बाद से भी आप देखोगे। इसके साथ साथ में जो जन्म के टाइम में जन्म देने वाली माँ है और जो शिशु है उसकी भी मृत्यु दर में कमी आई है। इसके साथ साथ ही में व्यक्ति जो पहले एवरेज लाइफ जीता था उसमें भी वृद्धि हुई है। पहले मान के चलो आदमी एवरेज उम्र जीने की वो रही थी 50 साल, तो आज के टाइम में बढ़कर ये 60 साल हो गई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं आई, लोग शिक्षित हुए हैं, जागरूक हुए हैं, इसके चलते चलते ऐसा रिजल्ट आज हम देख रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारे लिए यहाँ पर एक पॉजिटिव वाली बात यह है कि भारत की जनसंख्या ज़्यादा है ज़रूर, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर युवा लोग हैं, कामकाजी लोग हैं। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट यदि हमारे ऊपर पैसा खर्च नहीं भी कर रही है तो हम क्या करते हैं, हम अपने खुद से हाथ पैर चला के अपना जीवन यापन कर सकते हैं। वहीं यदि भारत की ज़्यादातर जनसंख्या 50 से 60 उम्र की रहती, एवरेज आयु यदि 50 से 60 साल रहती हमारे यहाँ, मतलब यदि हमारे देश में बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ जाती तो सरकार को हमारे ऊपर ज़्यादा खर्चा करना पड़ता, क्योंकि ये जो वृद्ध लोग रहते हैं ना वो खुद से कमा नहीं सकते, वो सीधे सीधे किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। जैसे कि आप अपने घर में ही एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, आपके यहाँ माता पिता की जब एज ज़्यादा हो जाती है तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, और जब बच्चे भी उनका साथ नहीं देते हैं तो फिर वो लोग दर दर भटकते रहते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम का सहारा लेंगे या फिर अनाथालय चले जाते हैं। और चीन की भी तो यही कंडीशन है। चीन आज के टाइम में ऐसा कह रहा है कि नहीं, एक बच्चे से आप ज़्यादा बच्चे रखिए, 2 बच्चे पैदा करिए, और 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, वो बोले कि आप 2 से भी ज़्यादा बच्चे पैदा करिए, क्योंकि उसके यहाँ पर युवाओं की संख्या कम हो गई है और बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ गई है। अब उसको यदि अपनी देश की इकोनॉमी को चलाना है, इंडस्ट्री को चलाना है, तो उसको चाहिए युवा लोग, क्योंकि युवा के अंदर जोश जुनून रहता है। आप खुद सोच लीजिए, आपके पास एक दुकान है, दुकान में आप किसको रखना पसंद करोगे, 25-30 साल वाले लड़के को रखना पसंद करोगे या फिर 50 से 60 साल की उम्र वाले आदमी को रखना पसंद करोगे। ठीक है, आप खुद कहोगे कि नहीं, मेरे को लड़का चाहिए, सही से काम करेगा, अच्छे तरीके से काम करेगा और मैं ज़्यादा समय तक इससे काम ले सकता हूँ। ठीक यही बात चाइना भी सोच रहा है। ठीक है, अब उसने पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी अपनाया था, तेज़ी के साथ उसकी जनसंख्या में गिरावट दर्ज करी गई थी, और अभी भी देखा जाए ना तो वहाँ के लोग बच्चे को पैदा करना नहीं पसंद करते हैं। वो कहते हैं एक बच्चा है, ठीक है, हम इसी में गुजारा बसर कर लेंगे, क्योंकि उसको लालन पालन के लिए भी तो संसाधन चाहिए ना। और आज के टाइम में आप ये देख रहे हो, भारत की जनसंख्या युवा है ज़रूर, फायदे की बात है, लेकिन भारत की सरकार इन युवाओं का सही से यूज़ नहीं कर पाई तो ये केवल बोझ बन जाएंगे। सरकार को हमेशा ऐसा लगेगा कि इतनी सारी जनसंख्या है, हम आखिर इसका करें क्या। इसीलिए हमें युवाओं का सही इस्तेमाल करना है। गवर्नमेंट को इनका सही यूज़ कैसे करना है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है बिना पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी को लाए, आज हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। हाल ही में एक अध्ययन किया गया था जिसमें पॉपुलेशन का असेसमेंट लगाया गया था, अंदाज़ा लगाया गया है कि कौन देश किससे आगे बढ़ने वाला है, किसकी पॉपुलेशन कितनी होने वाली है। तो भारत को अभी पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको मेन फोकस करना है किसमें, मानव पूंजी में निवेश करना है। मानव पूंजी में निवेश करने का मतलब ये है कि हमें हमारे देश के जो युवा हैं उनको स्किल्ड बनाना पड़ेगा, उनको कौशल प्रोवाइड करना पड़ेगा कि वो
मैकेनिक बन सकें, वो इलेक्ट्रीशियन का काम कर सकें, वो नल की फिटिंग का काम कर सकें, उनके अंदर कौशल होना चाहिए, उनके अंदर हुनर होना चाहिए। तब जा कर के हमारे युवा इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं, और नहीं तो फिर वो भटकते ही रहेंगे, बस जॉब की तलाश करते रहेंगे, और आज भी यही कंडीशन है। तो भारत को ध्यान देना है कि ह्यूमन में कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसको करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, हमारे यहाँ के जो ओल्डर एडल्ट्स हैं उनको हमें गरिमामय जीवन प्रोवाइड करना है। इसके साथ साथ ही में जो वृद्ध लोग हैं उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना भारत की प्राथमिकता होना चाहिए। यहाँ से इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। अब हम एक रिपोर्ट की बात करेंगे जिसका नाम रखा गया है WPP। ये 2022 का संस्करण है इसका, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट। इसने एक अध्ययन किया है, इसने फोरकास्ट लगाया है, इसने अंदाजा लगाया है। क्या कहना है कि इंडिया जो है 2023 तक मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बनने वाला है इंडिया 2023 में। ये सरपास कर देगा चाइना को। हम जो भारतीय व्यक्ति हैं, हम अब गर्व करेंगे कि हम नंबर 1 हो गए हैं जनसंख्या के मामले में। हमने चीन को भी पछाड़ दिया है। हमारी जो जनसंख्या हो जाएगी 140 करोड़। इसका मतलब ये हो गया कि 1947 में जब हम आज़ाद हुए उस टाइम में हमारी जितनी भी जनसंख्या थी लगभग 34 करोड़ थी। आज देखोगे आप तो लगभग 4 गुना बढ़ गई है भारत की जनसंख्या। अब उस हिसाब से 4 गुना गवर्नमेंट को तो खर्चा भी करना पड़ेगा ना, संसाधन अवेलेबल कराना पड़ेगा। अच्छी शिक्षा कैसे करके देगी? गरीब लोग आज के टाइम में आप समझ सकते हैं कि क्या उसका लड़का डॉक्टर बन सकता है, MBBS की पढ़ाई कर सकते हो क्या? आप खुद से सोचिए। क्या आप चुनाव लड़ सकते हो क्या? आपके पास इतना पैसा है, इतना आप इन्वेस्ट कर सकते हो कि चुनाव लड़ोगे और जीत जाओगे? जमीन खरीदने को लेकर के ही देख लीजिए आप। गांव की बात अलग है, शहर का पर्सपेक्ट अलग है। ठीक है, शहर का मतलब ये है शहर की ज़मीन कैसे महंगी होती जा रही। आपको बीच मेन सिटी में तो ज़मीन मिलने वाली नहीं है, शहर से दूर मिलेगी। शहर का फैलाव होते जा रहा है, ज़मीनें महंगी होते जा रही हैं। वाटर रिसोर्सेज का कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है आप देख लीजिए। कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर पानी की कमी से वो लोग जूझते हैं। गर्मियों के टाइम में ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा आती है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो आज के टाइम में ऐसा है कि हम 3rd स्टेज में आ गए हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के मामले में। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब ये है कि किस प्रकार से फेज बाय फेज हमारी जनसंख्या वृद्धि में बदलाव आ रहा है। तो ये 3rd फेज चल रहा है और हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं स्लोइंग ग्रोथ रेट। हमारे यहाँ की जो ग्रोथ रेट है वो कम हो गई है। ठीक है, इसके साथ साथ में क्या देखने को मिल रहा है, जो मॉर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर है, उसमें भी कमी आई है। मृत्यु दर में कमी क्यों आई है? क्योंकि स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर हो गई हैं, नई नई वैक्सीन आ रही हैं, नई नई गोली दवाई आ रही हैं, टीबी और भी जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उनका भी इलाज आज के टाइम में संभव हो गया है। इसीलिए जो मृत्यु दर है उसमें कमी आई है। इसके साथ साथ में जो फर्टिलिटी का रेट है, ठीक है, आजकल ज़्यादातर लोग जागरूक हो गए हैं। ठीक है, जो गर्भ निरोधक उपाय को अपनाने लगे हैं। इसी के चलते चलते जो फर्टिलिटी रेट है, पहले कंट्रोल नहीं हो पाता था, लोगों के पास संसाधन अवेलेबल नहीं रहते थे, वो लोग ठीक है गर्भ निरोधक चीज़ों को खरीद नहीं पाते थे। इसके चलते चलते भी जो फर्टिलिटी रेट है ना वो बढ़ जाता था। अभी आप देखोगे ना, इंडिया में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। अब आप सोच लीजिए, इंडिया की तो है ही, इसके साथ साथ में विश्व के लोग भी आकर के इंडिया में रह रहे हैं। लेटेस्ट WPP का क्या कहना है, इस रिपोर्ट का क्या कहना है कि इंडिया की पॉपुलेशन 150 करोड़ हो जाएगी 2030 तक और 166 करोड़ हो जाएगी 2050 तक। हाल ही में हम सुनते रहते थे कि 130 करोड़ है, 135 करोड़ को वैक्सीन लगा दी भारत सरकार ने। आज के टाइम में आप देख लीजिए 2030 में हम 150 करोड़ में पहुंच जाएंगे। किस प्रकार से चेंजेस आए उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। 75 साल की जर्नी को आप देख लीजिए, जब से हम आज़ाद हुए हैं 75 साल को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, घर घर झंडे फहराए जा रहे हैं। लेकिन हमें जागरूक होना है, हमें समझने की कोशिश करना है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, बिना इसके कि वो पॉपुलेशन कंट्रोल पर राज्य सरकारें कई कई कानून लेकर आने वाली, ऐसी न्यूज़ में बहुत आया था। 1960 के दशक में आप देख लीजिए, इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो 2% के हिसाब से बढ़ रही थी। ठीक है, मतलब कि पहले साल यदि 100 रही थी तो अगले साल कितनी हो गई, 2% और बढ़ गई उसमें। तो 1960 के दशक में 2% की ग्रोथ रेट से जनसंख्या बढ़ रही थी।
अभी जो करेंट ग्रोथ रेट है वो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि उसमें गिरावट आई है और 2025 तक इस ग्रोथ रेट में और भी कमी आने वाली है। तो इस हिसाब से आप ये भी तो कह सकते हो ना कि अब हमें जनसंख्या कंट्रोल करने वाले कानून की ज़रूरत नहीं है। फिर भी ऐसा कहा जा रहा है अभी रास्ता लंबा है, रास्ता लंबा है, बहुत लंबा है, क्योंकि अभी हम इतने आसानी से अचीव नहीं कर पाएंगे स्टेबिलिटी हमारी पॉपुलेशन में, स्थिरता अभी आने वाली नहीं है। ऐसा एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है, ठीक है, कि हम जो है अचीव कर सकते हैं 2064 तक, 2064 तक हम उसको अचीव कर सकते हैं। और ये भी प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है कि इस टाइम में 170 करोड़ जनसंख्या हमारी होने वाली है, ऐसा मेंशन किया गया है। ये जो रिपोर्ट आई है हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022, इसमें ऐसा अंदाजा लगाया गया है। बताया जा रहा है पिछले ही साल इंडिया ने प्राप्त कर लिया था एक सिग्निफिकेंट डेमोक्रेटिक माइलस्टोन को, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इसकी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, फर्टिलिटी रेट मतलब होता है जन्म दर, एवरेज एक महिला है वो कितने बच्चों को अपनी लाइफ के दौरान जन्म दे रही है, ठीक है, वो 2 थी, 2 से उसमें शायद कुछ स्लिप हुआ है, उसमें गिरावट आई है। बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी 2.1 चिल्ड्रन पर वुमेन, वो कितनी हो गई है, एक महिला एवरेज 2.1 बच्चों को जन्म दे रही है। ये डाटा हम देखे हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, पहले जितना भी था उससे अब उसमें गिरावट आई है। फिर भी ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो रिप्लेसमेंट लेवल है फर्टिलिटी का, पॉपुलेशन हमारी कंटिन्यू ग्रो करने वाली है लगभग 3 से लेकर के 4 दशक तक, ठीक है, ओविंग टू पॉपुलेशन मोमेंटम, क्योंकि अभी पॉपुलेशन अपने मोमेंटम में चल रहा है। इंडिया की जो वुमेन हैं अभी अपने रिप्रोडक्टिव एज में चल रही हैं, क्योंकि वो उस एज तक बच्चे को जन्म दे सकती हैं, इसलिए अभी ये जो मोमेंटम है ना बना रहेगा, क्योंकि महिलाओं की भी तो एक एज रहती है ना कि उस उम्र तक वो बच्चों को जन्म दे सकती हैं। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं जब हम आज़ाद हुए उसके बाद 1950 की हम बात कर रहे हैं, 1950 के टाइम की हम बात कर रहे हैं। इंडिया की जो TFR थी, टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब इंडिया की जन्म दर 6 हुआ करती थी, एक महिला 6 बच्चों को उस टाइम में एवरेज रूप में जन्म दे रही थी। कई सारे स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने इस जन्म दर को 2 पे ला दिया है, ठीक है, मतलब कि किसी की फैमिली में आप देखोगे ज़्यादातर फैमिली में कि 2 ही बच्चे रख रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि अच्छा काम नहीं कर पाए हैं, उनमें से है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मणिपुर और मेघालय, जहां पर जो TFR है वो 2 से ज़्यादा का है। ऑल दीज स्टेट फेस बोटलनेक्स इन अचीविंग ए लो TFR, ये काफ़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं कि ये जन्म दर को नीचे नहीं ला पा रहे हैं। उसके आखिर रीज़न क्या हो सकते हैं? पहले नंबर की बात यह है, यहाँ पर साक्षरता की जो दर है वो कम है, लोगों को सरकार समझा नहीं पा रही, लोग पढ़े लिखे कम हैं, इसके चलते चलते भी ये हो सकता है कि वो ज़्यादा बच्चे को जन्म दे रहे हैं, ज़्यादा बच्चे रख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप यदि अपने बच्चों की शादी जल्दी कर देते हो तो समझदारी नहीं रहती है। जल्दी करने का मतलब है कि ज़्यादा बच्चे होना, जल्दी बच्चे होना, ये भी एक रीज़न है। हाई लेवल ऑफ अंडर 5 मोर्टालिटी रेट, एक और कारण ये भी है कि जो मोर्टालिटी रेट है बच्चों का, 5 साल से कम उम्र वाले जो बच्चे हैं ना, उनकी डेथ ज़्यादा हो रही है इन राज्यों में। इस चक्कर में भी लोग बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। हो सकता है उनको ऐसा लगे कि नहीं, हो सकता है ये जो बच्चा है किसी कारणवश इसकी डेथ हो जाती है तो हमें अगला बच्चा भी तो चाहिए ना, इसलिए हो सकता है 2 की जगह वो एक्स्ट्रा 3 बच्चे पैदा करते हो। तो अंडर 5 की जो मॉर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर है 5 साल से कम उम्र के बच्चों की, वो भी बढ़ रही है या बढ़ गई है इन राज्यों में, ऐसा इसलिए वो ज़्यादा बच्चे को जन्म दे रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में किसी भी काम में महिलाओं का पार्टिसिपेशन कितना है, वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन कितना है कामकाज में, उस हिसाब से महिलाएं निर्णय भी लेती हैं कि मेरे को 2 बच्चे रखना है कि 1 बच्चे रखना है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। 6वें नंबर का रीज़न ये भी है कि देखिए, महिलाएं जब खुद पार्टिसिपेट करने लग जाती हैं, जैसे कि यदि कोई एक महिला है वो सरकारी नौकरी में या फिर किसी भी कहीं पर भी नौकरी में है,
तो वो ज़्यादातर अपने लाइफ के जो डिसीजन है ना खुद लेती है। और वहीं यदि वो पति के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी तो उसको अपने पति की सुनना पड़ेगा, उसकी फैमिली वालों के बारे में भी देखना पड़ेगा कि वो क्या सोच रहे हैं, वो कितने बच्चे चाह रहे हैं, उस हिसाब से वो बच्चों को रखते हैं फैमिली वाले। तो इकोनॉमिक कंडीशन में उसका पार्टिसिपेशन कितना है, इकोनॉमिक मतलब पैसे कमाने धमाने के मामले में, ये भी डिसीजन के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। 7वें नंबर की बात ये है, यदि आप वुमेन का जो स्टेटस है हमारी समाज में, हमारे सोसाइटी में, उसको आप बेहतर जब तक नहीं करोगे, जब तक उसको क्वालिटी वाली लाइफ आप प्रोवाइड नहीं करोगे, तो आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। किसको अचीव नहीं कर सकते? आप अपनी जनसंख्या को स्थिर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें उनको बेहतर सामाजिक लाइफ प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की, ठीक है। अब हमारी जो ज़्यादा पॉपुलेशन है यदि भारत की, जैसे मैं एक गवर्नमेंट हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे 10 बच्चे हैं, तो मैं 2 बच्चों का लालन पालन अच्छी तरह से कर सकता हूँ, लेकिन 10 का मैं अच्छी तरह नहीं कर पाऊँगा। उनके लिए मुझे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, मुझे ज़्यादा चीज़ें चाहिए, उनको पहनाने उड़ाने के लिए, उनको खिलाने पिलाने के लिए, मतलब मुझे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। यदि किसी भी देश की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसका मतलब ये हो गया कि आपको ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी हायर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इसके साथ साथ में आप उनकी लाइफ को स्टैंडर्ड बना सकते हो। सेकेंड नंबर की बात ऐसी है, कम से भी कम 70 दशक, 7 दशक, 7 दशक का मतलब होता है 70 साल। द शेयर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन फ्रॉम 50% से 65%। कम से भी कम हम बात करें यदि 7 दशक की, तो जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, कामकाजी जो जनसंख्या है, उसका जो शेयर है पहले 50% हुआ करता था, आज के टाइम में वो 65% हो गया, ठीक है। पहले के टाइम में 50 लोग जॉब कर रहे थे, तो आज के टाइम में ऐसा हो गया कि 65% लोग जॉब कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। ये बात यहाँ पर बताई जाती है। इसका ये रिजल्ट हुआ कि डिपेंडेंसी का जो रेशो है, जैसे कि मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट था, अब मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ क्योंकि मैं भी कमाने लगा हूँ। इसको हम कहते हैं डिपेंडेंसी का रेशो या फिर डिपेंडेंसी का अनुपात। डिपेंडेंसी रेशो का मतलब है नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड एल्डरली पर्सन, बच्चे कितने डिपेंड हैं आपके ऊपर और वृद्ध लोग कितने डिपेंड है आपके ऊपर, ठीक है। वर्किंग एज पॉपुलेशन के, उसको हम कह रहे हैं डिपेंडेंसी का रेशो। WPP के अनुसार 2022 का डाटा बताया जा रहा है, विश्व में सबसे ज़्यादा कामकाजी लोग भारत के पास हैं, लेकिन दिक्कत वाली बात है कि हर लोग काम की तलाश है, काम उनको मिल नहीं रहा है, जॉब उनको मिल नहीं रहा है। ये बात आप समझ लीजिए। आने वाले 25 ईयर में, ठीक है, आने वाले 25 साल में बताया जा रहा है हर 5 में से 1 आदमी, 1 in 5 ऐसा है जो कि वर्किंग एज ग्रुप में आ रहा है, ठीक है। वो कहाँ पर रहेगा? वो भारत में रहेगा। विश्व में जितने भी आदमी रह रहे हैं, कामकाजी आदमी हैं, 5 में से 1 व्यक्ति तो ऐसा है जो कि इंडिया में है या फिर इंडिया में रह रहा है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो, ये जो वर्किंग एज है, कामकाजी लोगों की जो एज है, वो कंटिन्यू बढ़ते रहेगी 2050 के मिड तक, मध्य तक बढ़ती रहेगी। और इंडिया को इसका यूज़ करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो फिर पैसे बहुत ही ज़्यादा उसको खर्च करना पड़ेगा। तो आप देखोगे ये जो इतनी सारी जनसंख्या है, इसका लोग फ़ायदा क्यों नहीं उठा पा रहे हैं, सरकारें फ़ायदा क्यों नहीं उठा पा रही हैं, ठीक है। इसको हमें समझने की ज़रूरत है। पहले नंबर की बात ये है, इंडिया का जो लेबर फोर्स है ना, वो सीमित हो गया है कहाँ तक? पुरुष तक। ज़्यादातर काम में आप देख लीजिए पुरुष पार्टिसिपेशन रह रहा, महिलाएं तो बहुत कम हैं ऐसी जो कि जॉब में हैं या फिर किसी भी कामकाज में अपना योगदान दे रही हैं। बस घर तक सीमित हो गई कि घर में रहना है, घर के कामकाज करना है, खाना बनाना है, बस। एक रीज़न तो ये हो गया है, इसलिए हम इस जनसंख्या का सही यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जब महिला को आप घर में रख लोगे तो वो भी तो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो गई ना, तो डिपेंडेंट लोगों की जनसंख्या बढ़ती जाएगी। सेकेंड नंबर की बात यह है, 1/4, 4 में से केवल 1 महिला भी ऐसी है जो कि एम्प्लॉयड है, ठीक है, वो कुछ कर रही है या फिर उसके पास रोजगार है। तीसरे नंबर की बात यह है, हमारे यहाँ पर जो एजुकेशनल योग्यता है वो जितनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है,
उतनी योग्यता लोगों के पास नहीं है, उसको हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। और जो कंट्री का वर्कफोर्स है ना, उसमें बहुत बड़ी कमी है बेसिक स्किल्स की फॉर द मॉडर्नाइज जॉब मार्केट। आज के टाइम में आप देख रहे हो नई नई मशीनें आ गई हैं, सीएनसी का ज़माना आ गया है, कंप्यूटर का ज़माना आ गया है, लेकिन आज भी आईटीआई में फिटर वाले फाइल को लेकर के घिसते रहते हैं और उस फाइल का कोई यूज़ ही नहीं है। लेकिन आप देख लीजिए तो वो आदमी करेगा क्या आखिर। मॉडर्न ज़माना आ गया है, कंप्यूटर का ज़माना आ गया, सीएनसी का ज़माना आ गया, मशीन का ज़माना आ गया, आप फाइल चलवा के कर क्या रहे हो। इसीलिए हमें हमारी जो पढ़ाई लिखाई है उसमें आधुनिकता तो लाना पड़ेगा। इसके अलावा बताया जा रहा चौथा रीजन, हमारे यहाँ लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, ठीक है। इसके साथ साथ में वर्ल्ड का लोवेस्ट एम्प्लॉयमेंट रेट भी है, बेरोजगारी दर भी आगे है और जनसंख्या भी हाई है। तो दो में से एक को तो गिरना पड़ेगा ना, कम होना पड़ेगा। ये भी एक हर्डल है जिसके चलते चलते डेमोग्राफिक डिविडेंड का गवर्नमेंट फायदा नहीं उठा पा रही। इसके अलावा पुरुष प्रधानता ज़्यादा है। पुरुष प्रधानता ज़्यादा, शुरू में ज़्यादातर लोग यही सोचते थे कि लड़की की जगह लड़का ही करिए, लड़की तो शादी होगी छोड़ के चले जाएगी, जब हम बूढ़े होंगे तो हमारा पालन पोषण कौन करेगा, हमारा लड़का ही करेगा, हमारी जवान जायदाद का मालिक भी वही रहेगा। इस प्रकार से पहले सोचा करते थे। पुरुष प्रधानता हमारे देश में आज भी मौजूद है। एक और जो डेमोग्राफिक कंसर्न है, चिंता वाली बात यह है इंडिपेंडेंट इंडिया की, वो है मेल डोमिनेंट सेक्स रेशो। 1951 के दशक में कंट्री के पास जो सेक्स का रेशो था, सेक्स का रेशो यहाँ पर लिंग अनुपात से कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं उनको मिलाकर के भारत की जनसंख्या बन रही है, तो वो था 946 फीमेल थी और 1000 मेल थे। 1000 पुरुष थे उस टाइम में और 946 महिलाएं हुआ करती थी। आप देख लीजिए, महिला कम है पुरुष ज़्यादा है, फिर ऐसे में क्या दिक्कत जाएगी। आपको शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है, दूसरे राज्यों में ऐसा है कि नहीं हमारे यहाँ नहीं, हम दूसरे राज्य से लेकर के आएंगे, ऐसी कंडीशन तक हो गई है। इसके अलावा लोग प्रिफरेशन देते हैं सन को, है ना, जन्म होना चाहिए बच्चे का और यदि नहीं हो रहा है तो एबॉर्शन करवा दीजिए, इस टाइप की कंडीशन यहाँ पर चलती है। तो इस प्रकार से हमारे देश में ऐसा पहली बार हुआ था कि हमने क्या विटनेस किया, हमारे यहाँ जो सेक्स रेशो था ना उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था 1981 के 10। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि हमारे यहाँ पर जो सेक्स वाला रेशियो है, सेक्स का रेशियो लिंग अनुपात है, उसमें कुछ सुधार आया था। 2011 की जब जनगणना आई थी तो इस टाइम में 943 महिलाएं थी, 1000 पुरुष थे, ठीक है। वहीं यदि 2022 की बात कर लें, ऐसा एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि 943 से बढ़कर के 950 हो जाएगा। लेकिन आप ये देखोगे कि ये बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, बहुत अच्छा रिजल्ट सामने नहीं आया है। 1000 पुरुष हैं, 950 फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं हमारे यहाँ पर। चौथा नंबर का रीज़न ये भी है कि लड़कियाँ मिस हो रही हैं। मिस भी यही कारण से हो रही हैं कि ज़्यादातर लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, लड़कियों को ज़्यादातर चाहते हैं कि हम अपनी फैमिली में, हम अपने बच्चे में लड़के को ही रखेंगे, लड़कियों को नहीं रखेंगे। इट इज़ ए सेम, ये हमारे शर्म की बात है कि 3 में से 1 बच्ची हमारे यहाँ पर मिसिंग है, ग्लोबली है। लेकिन ये जो आंकड़ा है 3 में से 1 का, वो विश्व का आंकड़ा हम देख रहे हैं कि हर 3 में से 1 बच्ची मिस हो जा रही है, मतलब गुम हो जा रही है ड्यू टू सेक्स सिलेक्शन। ये भी रीजन है सेक्स सिलेक्शन करने का, बोथ प्री एंड पोस्ट नेटाल, जन्म के पहले भी सिलेक्शन, जन्म के बाद में भी सिलेक्शन। इसके चलते चलते भी ऐसा होता हो सकता है कोई ऐसा करता है, बच्चे का जन्म हो गया है, उसको बच्ची नहीं चाहिए, उसको चाहिए था लड़का, उसने क्या काम कर दिया, उसको छोड़ दिया बाहर, कहीं पर भी छोड़ दिया, ऐसा भी हो सकता है। ये डाटा हम देख रहे हैं इंडिया का, ठीक है। विश्व में जितनी भी बच्चियां मिस हो रही हैं उनमें से आप देख लीजिए कि 3 में से 1 बच्ची भारत की है जो कि मिसिंग हो रही है, तो ये भी एक रीजन है, ठीक है। वहीं यदि आप देख लीजिए टोटल 142 में से 46 मिलियन गर्ल कैसी हैं, मिसिंग हैं। टोटल यदि 142 हैं बच्चियां, उसमें तो 46 मिलियन लड़कियां ऐसी हैं जो कि गायब हो गई हैं। 5वें नंबर की बात तो मैं आप पहले ही बता दिया था कि यदि हमारे यहाँ का जो लिंग अनुपात इस प्रकार से रहेगा, सेक्स रेशो यदि गलत रहेगा तो हमें दिक्कत जाएगी किसमें, लड़कियों की तलाश में। इसलिए लड़के कितना भटकते रहते हैं, उनको सुंदर लड़की से नहीं मिल पाती है। कहाँ से मिलेगी जब हमारे यहाँ का जो लिंग अनुपात है वो कम है। इसलिए लड़कियों की संख्या को बढ़ाना है हमको, लड़कियों की संख्या को घटाने की कोशिश नहीं करना है। इसीलिए जो सेक्स रेशो के इम्प्रूवमेंट को हमें प्रायोरिटी देना पड़ेगा।
क्योंकि कई सारी कम्युनिटीज़, कई सारे समुदाय, कई सारे समाज ऐसे हैं जो कि सीवियर चैलेंज को फेस कर रहे हैं, बहुत ही खतरनाक उनके लिए ये कंडीशन हो गई है। किसके लिए? मैरिज के टाइम में, क्योंकि इम्बैलेंस हो गया है, बैलेंस बिगड़ गया है। जीवन के समय, जीवन प्रत्याशा की हम बात कर ले रहे हैं, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जब बच्चे का जन्म हो रहा है तो उस दौरान बच्चे की कितनी संभावना है कि वो आगे जी पाएगा या नहीं जी पाएगा। इसके लिए महिला को भी मजबूत होना पड़ेगा, खान पान से, शारीरिक रूप से। इसके साथ साथ में बच्चे के ऊपर भी, फिर यदि जन्म ले लेता है बच्चा तो उसके भी खान पान में हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब इस अचीवमेंट को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले नंबर की बात यह है, पब्लिक हेल्थ में हमने कुछ रिमार्केबल रिकवरी देखा है, ठीक है। फ्रॉम 32 ईयर्स इन 1947, बच्चा जब पहले पैदा होता था तो उसकी एवरेज उम्र 32 ईयर्स होती थी। आज के टाइम में 2019 में बच्चा पैदा हुआ है तो आप ये कह सकते हो कि ये एवरेज 70 साल तक जीने वाला है। तो ये क्या है, वेलकम वाला मूव है, इसका आप स्वागत कर सकते हैं। कैसे करके कई सारी जो मॉर्टेलिटी के इंडिकेटर थे उनमें इंप्रूवमेंट हम देखे हैं। मृत्यु दर के जो इंडिकेटर हैं कि ये कारण है, ये कारण, इनमें भारत ने सुधार लाया है लास्ट 7 डिकेड में, लास्ट 70 साल में, 7 दशक में। वहीं आप देखोगे कि इन्फेंट की मॉर्टेलिटी रेट डिक्लाइन हुई है, उसमें गिरावट आई है। 1951 में 133 था, ठीक है। जितने भी बच्चे पैदा होते थे उनमें से 133 बच्चों की डेथ हो जाती थी, ठीक है, फॉर द बिग स्टेट्स। आज के टाइम में 2020 के समय में ये 27 हो गई है। वहीं यदि हम बात कर रहे हैं 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनकी मॉर्टेलिटी रेट को लेकर के, तो उसमें भी गिरावट आई है, 250 से 41 हो गई है। पहले 200 बच्चों की डेथ हो जाती, 250 की डेथ होती थी, आज के टाइम में ये 41 बच्चे हो गए, 41 बच्चे हो गए हैं। इसके साथ साथ में जो मैटरनल मॉर्टेलिटी है, महिलाएं बच्चों को जन्म देती थी तो उस टाइम में उनकी डेथ हो जाती थी, उसमें भी यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है। 1940 के दशक में 2000 हुआ करती थी और आज के टाइम में 2019 में यदि आप देखोगे तो 103 हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं, एनीमिया है और अन्य प्रकार की बीमारियां हैं, उससे लोग किस प्रकार से ग्रसित हैं। हर महिला जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आती है इंडिया की, वो एनीमिया से ग्रसित है, एनीमिया की बीमारी से वो जूझ रही है। इसके साथ साथ में एवरी थर्ड चाइल्ड, प्रत्येक तीसरा बच्चा 5 साल से कम उम्र वाला वो स्टंटेड है, उसकी हाइट नहीं बढ़ पा रही है एज के हिसाब से, ठीक है। तीसरे नंबर की बात ये है, इंडिया का नंबर है 101वां, 116 है टोटल नंबर, उसमें से 101 नंबर लग रहा है इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। अब आप सोच लीजिए, ये तो हमें निरुत्साहित करेगा ही ना। इतना बड़ा प्रोग्राम गवर्नमेंट चलाती है, किसानों को एमएसपी दे करके अनाज खरीदेगी, उस अनाज को सस्ते दामों में गरीबों को बांट रही है, कितना बड़ा प्रोग्राम चलाती है, आप खुद सोच लीजिए। इसके बाद भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग एकदम नीचे आई है, भूखमरी वाली रैंकिंग में भारत बिल्कुल पीछे रहा। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इंडिया का काम करता है। राशन की दुकान में सरकार क्या देती है? चावल देती है, गेहूं देती है। अब आप सोच लीजिए, यदि मुझे केवल सरकार चावल और गेहूं दे दे, मुझे दाल नहीं मिल रही, मुझे तेल नहीं मिल रहा है, मेरे पास अंडे खरीदने के लिए पैसे नहीं है, मैं चिकन नहीं खा सकता, मैं घी नहीं खा सकता, दूध नहीं खा सकता, तो भूखमरी कहाँ से हल हो जाएगी? केवल अमीर आदमी ही ये सारी चीज़ों को अफोर्ड कर पा रहे हैं, गरीब तो केवल दाल चावल रोटी खा करके अपना काम चला रहे हैं। इसलिए हम जो है इस इंडेक्स में इतना पीछे हैं। हेल्थ की क्या पोजीशन चल रही है और हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है। देखिए, हमारे यहाँ जो डिजीज़ का पैटर्न है, रोगों का जो स्वरूप देख रहे हैं हम हमारे देश में, उसमें कुछ लार्ज शिफ्टिंग हम देख रहे हैं। पहले ऐसा था, आज के टाइम में बीमारियों का स्वरूप ऐसा हो गया, ठीक है। इंडिया जो है कम्युनिकेबल डिसीज से लड़ रहा है। कम्युनिकेबल मतलब जैसे कि कोरोना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते रहता है ना, इस प्रकार की बीमारियों से जूझते ही रहा है। तीसरे नंबर की बात यह है, हमें कुछ ट्रांजिशन भी देखने को मिला है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में भी, जिनको शॉर्टकट में NCD बोलते हैं। इसके चलते चलते 62% डेथ हो रही है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के चलते चलते, ठीक है। इंडिया ग्लोबल डिजीज का बर्डन बन गया है, उसमें लीडर बन गया है, क्योंकि जो NCD वाली बीमारी हैं जो कि फैल नहीं रही हैं एक से दूसरे में, वो डबल हो गई हैं 1990 के दशक के बाद से, ठीक है। ये हमारे प्राइमरी चिंता का एक कारण है। चौथे नंबर की बात यह है, हमारे देश में डायबिटीज़ के 8 करोड़ से भी ज़्यादा मरीज हैं, ज़्यादा लोग हैं। पांचवें नंबर की बात यह है कि मोर देन ए क्वार्टर ऑफ ग्लोबल डेथ हो रही है ड्यू टू पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के चलते चलते 1 क्वार्टर से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो जा रही है इंडिया में। छठवें नंबर की बात यह है, हमारे यहाँ पर जो
पॉपुलेशन है ना, उसकी उम्र में बढ़ोतरी होते जा रही है, एजिंग पॉपुलेशन होते जा रही है और वो जाते जा रही है एनसीडी वाली बीमारियों की ग्रिप में। इंडिया फेस कर रहा है एक सीरियस हेल्थ रिस्क इन द डिकेड अहेड। आने वाले 10 साल हैं उसमें तो वो प्रॉब्लम को फेस जरूर करेगा। वहीं यदि हम बात कर लें, इंडिया का जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो हाईली इनएडुकेट है और इनएफिशिएंट है। कितने बेड हैं अवेलेबल, कितने मरीज हैं अवेलेबल, कितने डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर कितने लोगों को जांच पड़ताल कर रहे हैं, कितने लोगों के ऊपर एक डॉक्टर है, ये बहुत सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आ जाती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हेल्थ के सेक्टर में इंडिया कितना रुपया खर्च कर रहा है। हर साल बजट में कितना निर्धारित करती है सरकार, 1% से 1.5% जीडीपी का खर्चा कर रही है। इसको हमें बढ़ाना है, ये पूरे विश्व भर में सबसे कम है, इसलिए सरकार को ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। इंडिया को हम यंग नेशन बोल रहे हैं, युवा देश कह रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ के युवा हैं। यहाँ पर 50% पॉपुलेशन ऐसी है जिसकी उम्र 25 साल से कम है। सेकेंड नंबर की बात यह है, लेकिन हमारे यहाँ जो इंडिया का एल्डरली वाली पॉपुलेशन का शेयर है आज के टाइम में वो बढ़ते जा रहा है। वृद्ध लोग भी हमारे यहाँ बढ़ते जा रहे हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 12% हो जाएंगे 2050 आते आते। फिर 2050 के बाद क्या हो जाएगा, ये जो एल्डर पॉपुलेशन है एकदम तेज़ी के साथ में बढ़ जाएगी, बूढ़े लोगों की संख्या एकदम से बढ़ने वाली है। अब हमें क्या करें क्या नहीं करें यहाँ पर बताया जाता है, तो हमें समझने की कोशिश करना है कि क्या करने की गवर्नमेंट को ज़रूरत है। तो हमें एडवांस इन्वेस्टमेंट करना है कहाँ पर, डेवलपमेंट में, कि हम जो है सोशल, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर सपोर्ट सिस्टम ला सकें ओल्ड पीपुल के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं बूढ़े लोगों की संख्या यदि बढ़ेगी तो उनको स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी देना पड़ेगा, उनको सामाजिक स्थिति उनकी अच्छी रहे। ठीक है, इसलिए सोशल, फाइनेंशियल और हेल्थ केयर सपोर्ट हमें देना है बूढ़े लोगों के लिए, वृद्ध लोगों के लिए। आज के टाइम की ये नीड है। सेकेंड नंबर की बात ये है, हमारा जो फोकस है वो कहाँ पर होना चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट हमें करना है, तो हमें ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना है। इससे जो ओल्डर एडल्ट हैं वो डिग्निटी के साथ में रह सकते हैं, हमारी जो पॉपुलेशन है जिसमें वृद्ध लोग ज़्यादा हैं वो हेल्दी रह सकें। इसके साथ साथ में हमें जो है सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में तैयार रहना पड़ेगा। साथ ही साथ जो सोशल वेलफेयर स्कीम गवर्नमेंट चला रही है वो भी कंटिन्यू रखना पड़ेगा, उनको भी हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ में क्वालिटी वाला एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा और हेल्थ भी क्वालिटी वाला हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बस सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, हाथ पैर दर्द इसका ही इलाज हो, टीबी का इलाज, हार्ट की बीमारी, किडनी की समस्या, इनका इलाज भी तो होना चाहिए ना। नहीं हो पा रहा है तो फिर वो कौन से काम का सरकारी हॉस्पिटल है। इसके साथ साथ में हमारा फोकस किस बात पे नहीं होना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल में हमें ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी डू नॉट हैव सच ए सीवियर प्रॉब्लम नाउ, इतनी भी समस्या, इतनी भी जनसंख्या आगे नहीं बढ़ गई है कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकें।